हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वम स्टडीज। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर मोशन यानी गति को पूरा समझेंगे। पूरा चैप्टर शुरू से लास्ट तक बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। चैप्टर का सारा टॉपिक हिंदी में समझेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और सारा चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। इस 30 मिनट की वीडियो में मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है? शायद एक चिड़िया उड़ रही है, एक गाड़ी चल रही है या एक बच्चा दौड़ रहा है। हवा में हिलते हुए पत्ते भी एक एग्जाम्पल है जो हम अपनी जिंदगी के हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। गति, सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक, ये ब्रह्मांड मूवमेंट से भरा है, ऊर्जा और बदलाव का एक लगातार डांस। मोशन कैसे काम करता है, ये समझना हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यही की है ये एक्सप्लेन करने का कि चीजें कैसे मूव करती हैं, प्लैनेट स्टार्स के ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं और बस यूं ही खड़े रहना भी एक कमाल की चीज कैसे है। मोशन की इस एक्सप्लोरेशन में हम फिजिक्स के हार्ट में जाएंगे, मूवमेंट को गवर्न करने वाले एलिगेंट लॉज को अनकवर करेंगे। चिंता मत करो, हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को छोड़ देंगे। सिंपल एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल सिनेरियोज यूज करेंगे कोर प्रिंसिपल्स को समझने के लिए जो ब्रह्मांड को चलाते हैं। इस जर्नी में हमारा गाइड कोई और नहीं बल्कि सर आइजैक न्यूटन होंगे, वो ब्रिलियंट माइंड जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में मोशन के फंडामेंटल लॉज को सबसे पहले कॉडिफाई किया था। तो तैयार हो जाओ एक्सप्लोर करने के लिए और मोशन की फैसिनेटिंग दुनिया में एडवेंचर शुरू करते हैं। लॉज में डाइव करने से पहले चलो डिफाइन करते हैं कि मोशन से हमारा क्या मतलब है। सबसे सिंपल टर्म्स में मोशन समय के साथ पोजीशन में बदलाव है। एक रेड बॉल की कल्पना करो जो एक टेबल पर रखी है। अगर आप बाद में वापस आते हैं और बॉल किसी और जगह पर है तो आप जानते हैं कि वो मूव हुई है, यानी मोशन हुआ है। लेकिन मोशन सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बारे में नहीं है, इसमें स्पिनिंग भी शामिल हो सकता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे प्लेग्राउंड में एक स्विंग। ये नेकेड आई से इनविजिबल भी हो सकता है, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स लगातार हमारे आसपास घूम रहे हैं। मोशन हर जगह है और ये हर समय हो रहा है। यही कारण है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं। मोशन के बिना हमारा ब्रह्मांड बहुत अलग और बहुत कम इंटरेस्टिंग होता। अब जब हमें मोशन की समझ आ गई है तो आइए उन लॉज के बारे में जानें जो एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से शुरू करते हुए कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग बॉल को लेन पर रोल कर रहे हैं। ये चलती रहती है ना? ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है, किसी ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन में चेंजेस का रेजिस्ट करने की टेंडेंसी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसे फॉर्मली बताता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स नेचुरली लेजी होते हैं। वो अपने आप स्पीड अप, स्लो डाउन या डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते। वो वही करते रहेंगे जो वो कर रहे हैं जब तक कि कोई चीज उन्हें चेंज करने के लिए फोर्स न करे। इसके बारे में सोचो, टेबल पर रखी आपकी बुक अचानक से नहीं उड़ेगी जब तक आप उसे पुश नहीं करते। एक पार्क्ड कार तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई इंजन स्टार्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट्स अपने मोशन के स्टेट में चेंजेस का विरोध करते हैं, उनके पास इनर्शिया होता है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? यही चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर ले जाता है। इनर्शिया सिर्फ फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स तक सीमित कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे चारों ओर काम कर रहा है, अक्सर सरप्राइजिंग तरीकों से। जब कार अचानक एक्सेलरेट करती है तो अपनी सीट में पीछे की ओर धकेले जाने का एहसास याद है? वो आपके शरीर का इनर्शिया है जो रेस्ट पर रहने की कोशिश कर रहा है जबकि कार आगे बढ़ रही है। इसी तरह जब आप मूविंग स्केटबोर्ड से जंप करते हैं तो स्केटबोर्ड आगे बढ़ता रहता है, जबकि आप अपने इनर्शिया के कारण अचानक स्टॉप होने से पहले स्केटबोर्ड की सेम स्पीड पर कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हेलमेट्स और प्रोटेक्टिव गियर पहनना जरूरी है। यहां तक कि केचप की बोतल को शेक करने का सिंपल एक्ट भी इनर्शिया पर डिपेंड करता है। अंदर का केचप वहीं रहना चाहता है, लेकिन जब आप बोतल को शेक करते हैं तो आप उसके इनर्शिया को ओवरकम कर रहे हैं, उसे मोशन में फोर्स कर रहे हैं। ये एवरीडे एग्जांपल्स बताते हैं कि कैसे इनर्शिया मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
जो हमारे मूव करने के तरीके से लेकर कार्स में सेफ्टी फीचर्स के डिजाइन तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। इनर्शिया को समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और अपनी डेली लाइफ में प्ले में आने वाले फोर्सेस को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 5, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। अब उस बॉलिंग बॉल एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। आप उसे पुश करते हैं और वो रोल होने लगती है। आपका पुश एक फोर्स है और वो फोर्स बॉल को एक्सेलरेट करता है, जिसका मतलब है उसकी स्पीड चेंज करना। यहीं पर न्यूटन सेकंड लॉ आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल टर्म्स में ऑब्जेक्ट जितना हैवियर होगा उसे एक्सेलरेट करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही तेज एक्सेलरेट करेगा। एक शॉपिंग कार्ट को पुश करने और एक कार को पुश करने के बारे में सोचो। कार बहुत हैवियर है, इसलिए आपको उसे एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, थोड़ा सा भी। लेकिन अगर आप दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो शॉपिंग कार्ट बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि उसका मास कम है। ये लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना दूसरों की तुलना में आसान क्यों होता है और क्यों सेम फोर्स के अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि वो किस पर एक्ट कर रहा है। सेक्शन 6, अंडरस्टैंडिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन का गहरा कनेक्शन है। फोर्स वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाती है, या तो उसे स्पीड अप करके, स्लो डाउन करके, या उसकी डायरेक्शन चेंज करके। एक्सेलरेशन वो रेट है जिस पर मोशन में वो चेंज होता है। अपनी बाइसिकल चलाने की कल्पना करो। जब आप जोर से पेडल करते हैं तो आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जिससे बाइसिकल एक्सेलरेट करती है और तेज चलती है। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो आप मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, जिससे बाइसिकल डिसेलरेट करती है या स्लो डाउन करती है। लेकिन फोर्स हमेशा पुशिंग या पुलिंग के बारे में नहीं होता है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सेंटर की ओर लगातार पुल करता है। यही वो चीज है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं। फोर्स और एक्सेलरेशन को समझना इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और मोशन फिजिक्स के लॉज से कैसे गवर्न होता है। सेक्शन 7, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप जंप करते हैं तो आप जमीन पर नीचे की ओर पुश करते हैं, या जब आप स्विम करते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर पुश करते हैं? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये लॉ कहता है हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाता है। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं, एक एक्शन और एक रिएक्शन। जब आप वॉल के अगेंस्ट पुश करते हैं तो वॉल आप पर इक्वल फोर्स से वापस पुश करती है। जब कोई रॉकेट स्पेस में लॉन्च होता है तो नीचे जमीन पर पुश करने वाले एग्जॉस्ट का फोर्स रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोपल करने वाले फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट होता है। यह लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मूव क्यों नहीं करते और फोर्सेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं यूनिवर्स में मोशन क्रिएट करने के लिए। सेक्शन 8, एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन आवर वर्ल्ड। एक्शन रिएक्शन पेयर्स हर जगह है। जब आप वॉक करते हैं तो आपका पैर जमीन पर पीछे की ओर पुश करता है और जमीन आपके पैर पर आगे की ओर पुश करती है, आपको आगे बढ़ाती है। जब आप जंप करते हैं तो आप जमीन पर नीचे की ओर पुश करते हैं और जमीन आप पर ऊपर की ओर पुश करती है, आपको हवा में लॉन्च करती है। यहां तक कि टेबल पर रखी बुक जैसी सिंपल चीज में भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स शामिल होते हैं। बुक ग्रेविटी के कारण टेबल पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है और टेबल बुक पर ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, उसे गिरने से रोकती है। बर्ड्स अपने विंग्स से हवा पर नीचे की ओर पुश करके उड़ते हैं और हवा उनके विंग्स पर ऊपर की ओर पुश करती है, लिफ्ट जनरेट करती है। फिश अपने फिन्स से पानी को पीछे की ओर पुश करके स्विम करते हैं और पानी उनके फिन्स पर आगे की ओर पुश करता है, उन्हें पानी में प्रोपल करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स को समझने से हमें फोर्सेस के इंटरकनेक्टेडनेस की और वो हमारे आसपास की दुनिया को कैसे शेप करते हैं
इसकी सराहना करने में मदद मिलती है। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोशन। हमारे द्वारा ड्राइव की जाने वाली कार से लेकर स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट्स तक मोशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग ने हमारे जीने, काम करने और एक्सप्लोर करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो अनगिनत टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को अंडरपिन करते हैं। इंजीनियर्स इन लॉज का यूज ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और एयरप्लेन्स डिजाइन करने के लिए करते हैं। एथलीट्स स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मोशन की अपनी समझ का लेवरेज करते हैं। यहां तक कि वीडियो गेम डेवलपर्स भी फिजिक्स इंजन्स पर रिलाई करते हैं जो इमर्सिव और रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए रियल वर्ल्ड मोशन को सिमुलेट करते हैं। लेकिन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अलावा मोशन को समझने से हमें यूनिवर्स के एलिगेंस और ऑर्डर की सराहना करने का मौका मिलता है। यह हमारी एवरीडे लाइफ में प्ले में आने वाले हिडन फोर्सेस को रिवील करता है और हमें प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के वास्ट कॉस्मिक डांस से कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप किसी बॉल को रोल होते हुए, किसी बर्ड को फ्लाई करते हुए देखें या बस अपने पैरों के नीचे जमीन को फील करें, तो मोशन के वंडर्स और उसे गवर्न करने वाले लॉज की सराहना करने के लिए एक मोमेंट लें। यह एक फैसिनेटिंग दुनिया है, बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही है। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोशन। हमारे द्वारा ड्राइव की जाने वाली कार्स से लेकर स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट्स तक मोशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग ने रेवोल्यूशन ला दी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इंजीनियर्स इन लॉज का यूज ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और एयरप्लेन्स डिजाइन करने के लिए करते हैं। एथलीट्स स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मोशन की अपनी समझ का लेवरेज करते हैं। यहां तक कि वीडियो गेम डेवलपर्स भी फिजिक्स इंजन्स पर रिलाई करते हैं जो इमर्सिव और रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए रियल वर्ल्ड मोशन को सिमुलेट करते हैं। लेकिन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अलावा मोशन को समझने से हमें यूनिवर्स के एलिगेंस और ऑर्डर की सराहना करने का मौका मिलता है। यह हमारी एवरीडे लाइफ में प्ले में आने वाले हिडन फोर्सेस को रिवील करता है और हमें प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के वास्ट कॉस्मिक डांस से कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप किसी बॉल को रोल होते हुए, किसी बर्ड को फ्लाई करते हुए देखें या बस अपने पैरों के नीचे जमीन को फील करें, तो मोशन के वंडर्स और उसे गवर्न करने वाले लॉज की सराहना करने के लिए एक मोमेंट लें। यह एक फैसिनेटिंग दुनिया है, बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही है। कभी सोचा है कि हम गतिविधि पर कितना निर्भर हैं? हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे शरीर में बहते खून तक गतिविधि हर जगह है। यह हमारी दुनिया और ब्रह्मांड को समझने के तरीके को आकार देती है। इस निबंध में हम गतिविधि के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। इसकी मूल अवधारणाओं और हमारे दैनिक जीवन में उनके महत्व की खोज करेंगे। गतिविधि समय के साथ स्थिति में बदलाव है। यह भौतिकी में एक बुनियादी अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि वस्तुएं कैसे चलती हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे संपर्क करती हैं। चाहे वह पहाड़ी से लुढ़कती गेंद हो, हाईवे पर दौड़ती कार हो या सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी हो, गतिविधि हमारे जीवन में एक निरंतर उपस्थिति है। गतिविधि को समझना केवल सूत्रों और समीकरणों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह हमारे आसपास की भौतिक दुनिया की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने के बारे में है। यह सभी चीजों के परस्पर संबंध को देखने और यह पहचानने के बारे में है कि छोटी छोटी गतिविधियों का भी गहरा प्रभाव हो सकता है। मेरे साथ जुड़ें और गतिविधि की आकर्षक दुनिया में उतरें। गति, वेग और त्वरण की अवधारणाओं का पता लगाएं और जानें कि कैसे ये सिद्धांत ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देते हैं। गतिविधि में गति सबसे बुनियादी अवधारणा है। यह हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की गणना एक निश्चित समय अवधि में करके गति को मापते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपका स्पीडोमीटर आपको बताता है कि आप 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस गति को बनाए रखते हैं तो आप 1 घंटे में 60 मील की दूरी तय करेंगे। गति एक अदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण या आकार होता है। यह हमें उस दिशा के बारे में कुछ नहीं बताता है
जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गति समान है, चाहे आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हों। गति को समझना हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। यह हमें यात्रा के समय का अनुमान लगाने, सुरक्षित ड्राइविंग गति निर्धारित करने और एथलीटों, हवाई जहाजों और यहां तक कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों द्वारा प्राप्त अविश्वसनीय गति की सराहना करने में मदद करता है। जबकि गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, वेग हमें उसकी गति और उसकी दिशा दोनों बताता है। वेग एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली दो कारों के बारे में सोचें। एक कार उत्तर की ओर जा रही है, जबकि दूसरी दक्षिण की ओर जा रही है। भले ही दोनों कारों की गति समान हो, लेकिन उनका वेग अलग अलग है, क्योंकि वे विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। किसी वस्तु के वेग का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हमें उसकी गति और उसकी दिशा दोनों को निर्दिष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, हम कह सकते हैं कि एक कार उत्तर दिशा में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है। वेग गति की तुलना में गति का अधिक संपूर्ण विवरण है, क्योंकि यह गति की दिशा को ध्यान में रखता है। यह कई स्थितियों में महत्वपूर्ण है, जैसे जहाज को नेविगेट करना, हवाई जहाज उड़ाना या प्रक्षेप्य के प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करना। त्वरण वह दर है जिस पर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है। सरल शब्दों में यह है कि कोई वस्तु कितनी जल्दी गति पकड़ती है, धीमी होती है या दिशा बदलती है। जब आप अपनी कार में गैस पेडल दबाते हैं तो आप गति बढ़ाते हैं, अपने वेग को बढ़ाते हैं। जब आप ब्रेक पर पैर रखते हैं तो आप गति को कम करते हैं, अपने वेग को कम करते हैं। और जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो आप गति भी बढ़ा रहे होते हैं, अपनी दिशा बदल रहे होते हैं, भले ही आपकी गति स्थिर रहे। त्वरण एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। त्वरण का परिमाण हमें बताता है कि किसी वस्तु का वेग कितना बदल रहा है, जबकि त्वरण की दिशा हमें बताती है कि वेग किस दिशा में बदल रहा है। कारों और हवाई जहाजों को डिजाइन करने से लेकर ग्रहों और तारों की गति को समझने तक भौतिकी और इंजीनियरिंग के कई पहलुओं में त्वरण को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 5, गति, वेग और त्वरण की परस्पर क्रिया। गति, वेग और त्वरण सभी परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं जो वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए एक साथ काम करती हैं। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। वेग हमें उसकी गति और दिशा बताता है और त्वरण हमें बताता है कि उसका वेग कितनी जल्दी बदल रहा है। एक रोलर कोस्टर की कल्पना करें जो एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जैसे जैसे यह ऊपर चढ़ता है, इसकी गति कम होती जाती है, इसका वेग दिशा बदलता है और इसका त्वरण ऋणात्मक होता है या मंदन होता है। पहाड़ी की चोटी पर इसकी गति क्षण भर के लिए शून्य होती है, इसका वेग दिशा बदल रहा होता है और इसका त्वरण अपने अधिकतम पर होता है। जैसे ही यह दूसरी तरफ दौड़ता है, इसकी गति बढ़ जाती है, इसका वेग फिर से दिशा बदलता है और इसका त्वरण धनात्मक होता है। गति, वेग और त्वरण की परस्पर क्रिया हमें सरल से लेकर सबसे जटिल तक कई तरह की स्थितियों में वस्तुओं की गति को समझने और भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है। इन मूलभूत अवधारणाओं को समझकर हम गति के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और ब्रह्मांड के जटिल कामकाज के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, गति सापेक्ष है। गति के बारे में याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि यह सापेक्ष है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की गति का वर्णन केवल किसी अन्य वस्तु या संदर्भ के फ्रेम के संबंध में किया जा सकता है। एक ट्रेन में दो लोगों की कल्पना करो। एक व्यक्ति बैठा है जबकि दूसरा गलियारे में चल रहा है। बैठे हुए व्यक्ति के नजरिए से चलने वाला व्यक्ति गति में है, हालांकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से ट्रेन में सवार दोनों लोग गति में हैं। सापेक्ष गति की यह अवधारणा ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए मूलभूत है। पूर्ण गति या पूर्ण विश्राम जैसी कोई चीज नहीं होती है। सारी गति किसी और चीज के सापेक्ष होती है। यह समझना कि गति सापेक्ष है खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां हम एक दूसरे के सापेक्ष ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति का अध्ययन करते हैं। भाग 7,
गति और बल। गति और बल अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। बल वे हैं जो वस्तुओं को गति करने या उनकी गति को बदलने का कारण बनते हैं। बल कोई भी संपर्क है जो निर्विरोध होने पर किसी वस्तु की गति को बदल देगा। जब आप किसी किताब को टेबल पर धकेलते हैं तो आप उस पर बल लगा रहे होते हैं। यह बल किताब और मेज के बीच घर्षण बल पर विजय प्राप्त करता है, जिससे किताब में तेजी आती है और वह हिलती है। कई अलग अलग प्रकार के बल हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और विद्युत चुंबकीय बल शामिल हैं। न्यूटन के गति के नियम बल और गति के बीच संबंध का वर्णन करते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि विरामावस्था में कोई वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु स्थिर वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई शुद्ध बल कार्य न करे। पुलों और इमारतों को डिजाइन करने से लेकर टेक्टोनिक प्लेटों की गति और तारों के निर्माण को समझने तक कई क्षेत्रों में गति और बलों के बीच संबंध को समझना आवश्यक है। भाग 8, गति को समझने का महत्व। गति को समझना केवल भौतिकी की परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है। हमारे दैनिक जीवन और हमारे आसपास के ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। हम जिन कारों में चलते हैं, उनसे लेकर हम जिन हवाई जहाजों में उड़ते हैं, गति की हमारी समझ से हमारा जीवन आसान और अधिक कुशल बनता है। हम सुरक्षित और विश्वसनीय वाहन डिजाइन करने, मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने और ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए गति के अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा गति को समझने से हमें प्राकृतिक दुनिया की अविश्वसनीय जटिलता और सुंदरता की सराहना करने में मदद मिलती है। ग्रहों और तारों के जटिल नृत्य से लेकर एक पक्षी की सुंदर उड़ान तक, गति हमारे चारों ओर है, जिसे देखा और समझा जाना बाकी है। गति का अध्ययन करके हम उन मूलभूत नियमों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को नियंत्रित करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। गति हर जगह है। गति हमारे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, जो सबसे छोटे परमाणुओं से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक सब कुछ आकार देती है। गति की मूल अवधारणाओं गति, वेग, त्वरण और बलों की परस्पर क्रिया को समझकर हम इस मूलभूत घटना के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस निबंध में देखा है, गति केवल सूत्रों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह हमारे आसपास की भौतिक दुनिया की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने के बारे में है। यह सभी चीजों के परस्पर संबंध को देखने और यह पहचानने के बारे में है कि छोटी छोटी गतिविधियों का भी गहरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी गेंद को पहाड़ी से लुढ़कते हुए, किसी कार को हाईवे पर दौड़ते हुए या हवा में सरसराहट करते हुए पत्तों को देखें, तो गति के जादू और इसे नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। गति की दुनिया में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी भी बहुत कुछ खोजा और पता लगाया जाना बाकी है, लेकिन मूल अवधारणाओं को समझकर हम इस मूलभूत घटना के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं और अपने ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। अरे साइंस के दीवानों, आज हम गति की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाएंगे। इस ब्रह्मांड में सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े तारे तक सब कुछ निरंतर गति में है। यह एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हमारी दुनिया की समझ को आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें कैसे चलती हैं? गेंद ढलान पर क्यों लुढ़कती है? रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी खोज हम गति के केंद्र में यात्रा करते हुए करेंगे। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्रकृति के इस बुनियादी बल के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम विभिन्न प्रकार की गति, इसे नियंत्रित करने वाले नियमों और यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए गति के अजूबों का पता लगाने के लिए। तो गति क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो गति समय के साथ स्थिति में बदलाव है। जब कोई चीज चलती है तो वह एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है। सड़क पर चलती कार के बारे में सोचो। कार गति में है क्योंकि उसकी स्थिति आसपास की इमारतों और पेड़ों के सापेक्ष बदल रही है। लेकिन गति सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बारे में नहीं है। यह घूमने, कंपन करने और यहां तक कि थोड़ा सा स्थान बदलने के बारे में भी है। घूमता हुआ लट्टू, कंपन करने वाला गिटार का तार और हिलता हुआ पेड़, ये सभी गतिमान वस्तुओं के उदाहरण हैं। गति हर जगह है, जहां हम देखते हैं,
छोटे छोटे कीड़ों से लेकर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक। गति को समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों को समझने में मदद मिलती है। गति कई अलग अलग रूपों में आती है। आइए कुछ सबसे सामान्य प्रकारों का पता लगाएं। लिनियर मोशन, यह एक सीधी रेखा में गति है, जैसे सीधी सड़क पर चलती कार या टेबल पर लुढ़कती गेंद। रोटेशनल मोशन, यह एक एक्सिस के चारों ओर एक वृत्त में गति है, जैसे घूमता हुआ लट्टू या अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी। पीरियोडिक मोशन, यह गति है जो एक नियमित पैटर्न में बार बार खुद को दोहराती है, जैसे झूलता हुआ पेंडुलम या गिटार के तार का कंपन। गति के इन विभिन्न प्रकारों को समझने से हमें यह वर्णन करने और भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है कि विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुएं कैसे चलेंगी। अब आइए उन नियमों के बारे में जानें जो गति को नियंत्रित करते हैं। गति के नियम हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम विकसित किए, जिन्होंने भौतिक दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी। ये नियम हमें बताते हैं कि वस्तुएं कैसे और क्यों चलती हैं। उनका पहला नियम, जिसे अक्सर जड़ता का नियम कहा जाता है, कहता है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, और गतिमान वस्तु उसी गति और उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गति में परिवर्तन के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। जमीन पर रखी फुटबॉल के बारे में सोचो, यह हमेशा के लिए वहीं रहेगी जब तक कि कोई उसे लात न मारे। जब कोई इसे लात मारता है तो वह बल फुटबॉल को गति में लाता है। यही जड़ता है, किसी वस्तु का अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों वस्तुएं अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहती हैं। जड़ता ही वह कारण है जिससे हम कार में सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट हमें सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कार अचानक रुक जाती है तो जड़ता के कारण हमारा शरीर आगे बढ़ता रहेगा। यह एक सामान्य उदाहरण है कि कैसे जड़ता हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सीट बेल्ट हमें उस आगे की गति को जारी रखने से रोकने के लिए एक असंतुलित बल प्रदान करता है। यह बल हमें सुरक्षित रखता है और दुर्घटनाओं में चोटों को कम करता है। भाग 5, न्यूटन का दूसरा नियम, बल, त्वरण और चीजों को गतिमान करना। न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण कैसे संबंधित हैं। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ वस्तुएं तेजी से गति करती हैं जबकि अन्य धीमी गति से। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं तो वह तेजी से गति करेगी। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब है कि आप किसी चीज को जितना जोर से धक्का देंगे वह उतनी ही तेजी से गति करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हल्की वस्तु को धक्का देते हैं तो वह आसानी से गति करेगी। इसका मतलब यह भी है कि भारी वस्तुओं को हल्की वस्तुओं की तुलना में हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक भारी पत्थर को धक्का देने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। एक शॉपिंग कार्ट को धक्का देने की कल्पना करो। यह एक हल्की वस्तु है, इसलिए इसे धक्का देना आसान है। आप जितना अधिक बल लगाएंगे वह उतनी ही तेजी से गति करेगी। यह नियम हमें यह भी बताता है कि क्यों हल्की वस्तुएं तेजी से गति करती हैं। अब उसी बल से कार को धक्का देने की कल्पना करो। कार एक भारी वस्तु है, इसलिए इसे धक्का देना कठिन है। कार बहुत धीमी गति से गति करेगी क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। यह दिखाता है कि द्रव्यमान और बल का कितना महत्वपूर्ण संबंध है। वस्तुएं कैसे चलती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, यह समझने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम आवश्यक है। यह नियम हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी चीजों को समझने में मदद करता है, जैसे कि गाड़ियों का चलना, खेलों में गेंदों का गति करना और भी बहुत कुछ। भाग 6, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक ब्रह्मांडीय नृत्य। न्यूटन का तीसरा नियम पूरी तरह से संतुलन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल वापस लगाती है। ट्रैम्पोलिन पर कूदने के बारे में सोचो। जब आप ट्रैम्पोलिन पर नीचे की ओर धक्का देते हैं तो ट्रैम्पोलिन आपको समान बल से ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे आप हवा में उछलते हैं। यह नियम हर जगह काम करता है। रॉकेट अपने इंजनों से गर्म गैस बाहर निकालकर अंतरिक्ष में जाते हैं, जिससे एक समान और विपरीत बल पैदा होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। भाग 7। हमारे जीवन में गति चलने से लेकर रॉकेट तक। गति हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जागने के पल से लेकर सोने के पल तक हम लगातार गति में रहते हैं। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं और गाड़ी चलाते हैं। यह सब गति के सिद्धांतों के कारण होता है। यहां तक कि पानी का गिलास उठाने जैसी साधारण क्रियाओं में भी बल, गति और गुरुत्वाकर्षण की जटिल इंटरप्ले शामिल होती है। हमारे शरीर अविश्वसनीय मशीनें हैं जो गति के नियमों द्वारा नियंत्रित दुनिया में नेविगेट करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए विकसित हुई है। परिवहन के लिए भी गति आवश्यक है। कार, ट्रेन, हवाई जहाज और जहाज, ये सभी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गति के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। गति के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। भाग 8। तकनीक में गति, कार, हवाई जहाज और आगे। गति की हमारी समझ ने अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति की है। कार, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान, ये सभी इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो गति की शक्ति का उपयोग करते हैं। इंजीनियर गति के अपने ज्ञान का उपयोग ऐसे वाहन डिजाइन करने के लिए करते हैं जो तेज, अधिक कुशल और सुरक्षित हो। रोबोटिक्स से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक कई अन्य तकनीकों में भी गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोबोट अपने अंगों को हिलाने और कार्य करने के लिए मोटर और एक्चुएटर का उपयोग करते हैं, जबकि पेसमेकर और इंसुलिन पंप जैसे चिकित्सा उपकरण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए सटीक गति का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे गति की हमारी समझ बढ़ती जा रही है, हम भविष्य में और भी अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति देखने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 9। गति को समझना, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। गति का अध्ययन केवल यह समझने के बारे में नहीं है कि चीजें हमारे चारों ओर कैसे चलती हैं। यह हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में भी है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। जब हम गति के नियमों को समझते हैं तो हम उन शक्तियों को भी समझते हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। गति के नियमों को समझकर हम ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति की व्याख्या कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके विभिन्न घटक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। हम धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के प्रक्षेप पथ की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें संभावित खतरों से बचने और अंतरिक्ष में सुरक्षित यात्रा की योजना बनाने में मदद करता है। हम अपने सौर मंडल के दूर दराज के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान भी भेज सकते हैं। यह अन्वेषण हमें नई खोजों और संभावनाओं की ओर ले जाता है। गति को समझने से हमें उन मूलभूत बलों को समझने में मदद मिलती है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यह हमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और अन्य बलों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें उस ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा देता है जिसमें हम रहते हैं। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम उस विशालता और रहस्य को महसूस करते हैं जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए खोजबीन करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने आसपास गतिमान दुनिया के बारे में उत्सुक होना कभी न छोड़ें। यह जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक में मुझे जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।